बिहार में अपराधी अब सावधान हो जाएं। अगर गोली चलाएंगे तो पुलिस भी गोलियों से ही जवाब देगी, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कड़े तेवर के बाद पुलिस अब किसी भी सूरत में अपराधियों को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। और यही वजह है कि पिछले 5 दिन में पुलिस ने ये 3 एनकाउंटर कर दिया है और इसमें 2 अपराधियों को यमलोक पहुंचा दिया गया है, यानी कि वो ढेर हो चुके हैं। जबकि तीसरे अपराधी को लंगड़ा करके अस्पताल में पुलिस पहुंचा चुकी है और पुलिस का आगे भी यही तेवर रहने वाला है, इसीलिए अपराधी सावधान हो जाइए। सिवान का यह मामला है, 3 दिन में यह दूसरा एनकाउंटर। मुठभेड़ में अपराधी सोनू यादव जो है वो ढेर हो चुका है। बड़हरिया में दरअसल 3 अपराधी जुटे थे। एक अपराधी सुनील यादव गिरफ्तार हुआ। 30 अप्रैल को भी एनकाउंटर हुआ था, जिसमें अपराधी छोटू यादव के पैर में गोली लगी थी और इस दौरान वो घायल हुआ था। अपराधी छोटू का इलाज अभी चल रहा है। बीजेपी नेता के रिश्तेदार की हत्याकांड में एक्शन हुआ है। 4 दिन पहले पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के रिश्तेदार पर गोली चलाई गई थी। बांझे हर्ष के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मनोज सिंह के बहनोई चंदन सिंह का इलाज अब भी जारी है। तो देखिए, यहां पर पुलिस ने अब अपना रवैया सख्त कर लिया है, यानी कि पुलिस जो है वो ढुलमुल रवैया जो है अब नहीं अपनाएगी किसी भी अपराधी के साथ। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी लगातार गोलियां बरसा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, एक और अपराधी को ढेर किया गया है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए, किस तरीके से अब एक्शन ले रही है पुलिस और फिलहाल इस मामले में क्या अपडेट है? देखिए, जिस दिन नगर थाना क्षेत्र के रामनगर ढाला के पास घटना घटी थी, बीजेपी के नेता के जो रिश्तेदार है वहाँ गाड़ी को हटाने को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद वहाँ फायरिंग हुई थी। फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी थी, उनके बहनोई चंदन सिंह और भांजे हर्ष सिंह। इस मामले में हर्ष सिंह की मौत हो गई है, वहीं चंदन सिंह का इलाज पटना में चल रहा है। इस मामले में सिवान पुलिस ने आज इनकाउंटर किया है। इसके बाद ये जो पीड़ित हैं उनके यहाँ नगर थाने में आवेदन देकर 4 लोग का नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसमें ये सभी आरोपी हैं, जिसमें पहले दिन ही छोटू यादव को इनकाउंटर हुआ था और आज फिर जब पुलिस और इन लोगों के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें सोनू यादव को ढेर हुआ है। पूरे मामले में सिवान एसपी ने बताया कि कुछ नहीं मिली थी कि बड़िया क्षेत्र में कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं, गए तो जवाबी कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल सिवान के एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कई थाने पुलिस वहाँ मौजूद है, मामले की जांच की जा रही है और इस मामले को लेकर बड़ी अधिकारी की भी आने की संभावना है। जी मृत्युंजय, छोटू यादव को हाफ एनकाउंटर किया गया था, छोटू यादव का, और उसके बाद आज खबर मिल रही है कि एक और अपराधी को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। तो ऐसे में ये बताइए कि कितने लोग उसमें शामिल थे जब एक नेता के रिश्तेदार नगर थाने में जो आवेदन दिया गया है, इसमें 5 लोगों को आरोपित किया गया है। 4 लोग नेम और 1 के अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। इस मामले पर सिवान पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसी का एक आरोपी सोनू यादव है, जिसे आज इनकाउंटर में पुलिस ने ढेर किया है। इस मुद्दे पर हमारी सिवान एसपी से बात हुआ तो पूरा जो इनकाउंटर रहा ये बड़हरिया का क्षेत्र कहा जा रहा है, वहाँ पे इनकाउंटर किया गया है। तो इस मामले को लेकर कई पहलू से पुलिस जाँच भी कर रही है और जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तारी के लिए छापेमारी पुलिस कर रही है। और फिलहाल थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस वरीय अधिकारी के द्वारा किया जाएगा और बताया जाएगा कि क्या हुआ था और मामला क्या हुआ था और किस वजह से इनकाउंटर की गई। जी हाँ, और इस मामले में प्रशासन का क्या कहना है मृत्युंजय, और किस तरीके से पुलिस को जैसे देखिए फ्री हैंड दे दिया गया है सरकार की तरफ से, तो क्या अब पुलिस जो है वो बिल्कुल एनकाउंटर करने के लिए फ्री है? जी देखिए, अगर बात की जाए तो लगातार जो सीएम सम्राट चौधरी है उनके तरफ से बयान दिया जा रहा है कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या नहीं तो बिहार छोड़ दे। और वरीय अधिकारी भी लगातार कह रहे हैं कि अगर कोई अपराध करेगा तो पुलिस उसकी जवाबी कार्रवाई करेगी। इस मुद्दे पे भी सिवान एसपी पूरन कुमार झा से हमारी और मृत्युंजय, ये जो सुनील यादव की गिरफ्तारी हुई है वो कब हुई है और कहाँ से हुई है गिरफ्तारी? ये कल बीती रात भगवानपुर थाना क्षेत्र से वाहन चेकिंग चल रही थी। इस मुद्दे पे भी हमारे सिवान एसपी से बात हुआ, जो कि रात की गिरफ्तारी हुई है। उस मामले में कार और उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेजने की तैयारी उनको कर रही है। तो ये उनकी इस मामले में 3 लोग के अभी तक कार्रवाई हुई है।
एक हाफ इनकाउंटर, एक फुल इनकाउंटर और एक सुनील यादव जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है कार के साथ। तो इस मामले में जितने लोग हैं उनका पुलिस कार्रवाई कर रही है, चूंकि आवेदन के अनुसार 4 लोग का नामजद बनाया गया था और यह 2 जो कार्रवाई हुई नामजद आरोपी के ऊपर कार्रवाई हुई है। अन्य जो फरार आरोपी है उनका पुलिस छापेमारी कर रही है, मामले की जांच कर रही है। आज सीवान एसपी ने साफ तौर पर कहा कि सूचना मिलने के बाद बड़ोही थाना पुलिस गई थी, जवाबी कार्रवाई हुआ, मुठभेड़ हुआ, जहां वहां पे इनकाउंटर कर दिया गया। और इस पूरी ब्रीफिंग में थोड़ी देर में जो सिवान एसपी हैं, डीआईजी के आने की भी सूचना मिल गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि डीआईजी थोड़ी देर में सिवान पहुंचेंगे, तो पूरे मामले में जो पुलिस ब्रीफिंग होता है वो की जाएगी और पूरे प्रकरण का मामला बताया जाएगा कि किस वजह से इनकाउंटर हुआ है, कौन कौन लोग उस टीम में शामिल थे और क्या वजह रहा कि इनकाउंटर किया गया। इस सारे को प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग करके जानकारी दी जाएगी। जी मृत्युंजय, यानी कि 3 दिन में 2 एनकाउंटर और तीसरे की गिरफ्तारी, यानी कि अभी भी 2 और अपराधी जो है बचे हुए हैं जिनको पकड़ना अभी पुलिस की कहीं ना कहीं हो सकता है कि चुनौती बनी हुई है पुलिस के लिए। जी देखिए, पहले दिन से जिस दिन से ही घटना हुई थी उस दिन से पूरी तरह से पुलिस एक्शन मोड में आ गई थी और लगातार छापेमारी की जा रही थी। अगले दिन इनकाउंटर होता है, फिर उसके अगले दिन एक गिरफ्तारी होती है और फिर आज इनकाउंटर होता है। तो साफ देखा जाता है कि इस मामले को लेकर पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है, लगातार छापेमारी कर रही है। लगातार वरीय अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया गया था। जिस दिन ये घटना हुई थी तो सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने डीपीओ के नेतृत्व में कई थाने के पुलिस बल की टीम का गठन किया था और पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट की गई थी। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाली गया था, कई कुछ वीडियो फुटेज आए थे, उनसे चिन्हित किया गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। और वहीं सिवान एसपी पूरन कुमार झा का कहना है कि कोई भी अगर क्राइम करेगा उसके ऊपर सिवान पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, अब क्रिमिनल के खिलाफ जो है पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए मृत्युंजय। तो देखिए, अपराधियों की अब खैर नहीं है। 3 दिन में ये दूसरा एनकाउंटर अपराधी सोनू यादव को ढेर किया गया है। 30 अप्रैल को भी एनकाउंटर हुआ था, अपराधी छोटू यादव को घायल किया गया था, उसके पैर में गोली मारी गई थी। और देखिए, 29 अप्रैल को फायरिंग का ये मामला है, बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग हुई थी। उसके बाद से ही यहां पर एक्शन में पुलिस दिखाई दे रही है और लगातार सरकार की तरफ से पुलिस को समर्थन देना, पुलिस को फ्री हैंड कर देना, पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता खोलने जैसा है। यानी कि पुलिस जो है अब कार्रवाई बिना देरी कर सकती है। देखिए, 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अपराधी सोनू यादव को जब ढेर किया गया था, 30 अप्रैल को भी एनकाउंटर हुआ था जिसमें छोटू यादव को घायल किया गया था, उसके पैर में गोली लगी थी, हाफ एनकाउंटर हुआ था। और 29 अप्रैल को जो फायरिंग हुई थी, बहस के दौरान थप्पड़बाजी और उसके बाद फायरिंग, उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो अब देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का अपराधियों को वो चेतावनी भरा बयान आपको सुनवा देते हैं जो सम्राट चौधरी ने दिया था। जिस दिन उन्होंने पहले गया जी में दरअसल उन्होंने जो बयान दिया था और अपराधियों को पिंडदान करने की बात कह दी थी। आइए सुनवाते हैं आपको। एकदम कान खोल कर सुन लीजिए। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए सरकार को जो भी कदम उठाना पड़ेगा उसको उठाने का काम करेगी, कभी से पीछे नहीं हटेगी। और गया जी तो पिंडदान के लिए फेमस है ना, पिंडदान भी होगा, कुछ लोगों का पिंडदान शुरू हो गया है ना, और आगे भी बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए ऐसे कई अपराधियों का पिंडदान हमारी सरकार करते रहने का। और अब आप देखिए, पिछले 5 दिन में कैसे पुलिस ने अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और यह साफ संदेश दिया है कि गोलियों के जवाब में पुलिस अब गोली से ही जवाब देगी। 28 अप्रैल को भागलपुर में जब कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण कुमार की हत्या हुई थी, इस मामले में भी एक्शन लिया गया। 29 अप्रैल भागलपुर में 24 घंटे के भीतर आरोपी रामधनी यादव को ढेर किया गया था। यह पहला एनकाउंटर था। 29 अप्रैल को फिर सिवान में चंदन सिंह और हर्ष पर फायरिंग हुई, जो कि बीजेपी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। हर्ष की मौत हो जाती है, इसके बाद एक्शन लिया गया। 12 घंटे के भीतर आरोपी छोटू यादव को लंगड़ा कर दिया गया, हाफ एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली मारी गई। और फिर 3 मई को, यानी कि आज के दिन, 3 दिन में ये दूसरा बड़ा एनकाउंटर है। हर्ष हत्याकांड में आरोपी सोनू यादव को ढेर किया गया है।
पहले छोटू यादव को लंगड़ा किया गया और आज सोनू यादव को ढेर कर दिया गया है, यानी कि ये तीसरा एनकाउंटर है। बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। सीएम सम्राट का दिल्ली दौरा, आज अमित शाह से मुलाकात करेंगे सम्राट चौधरी। राजनाथ सिंह से भी सीएम सम्राट मिल सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा संभव है, राजनीति और सरकार के विजन पर भी चर्चा हो सकती है और माना यह जा रहा है कि जब गृह मंत्री से सीएम सम्राट चौधरी मिलेंगे तो मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के नाम पर चर्चा होगी, या कह सकते हैं कि मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर भी लग सकती है। अब देखिए, चूंकि बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो उन चुनाव के कारण ही ये देरी हो रही है मंत्रिमंडल में, और मंत्रिमंडल को भव्य बनाने की कोशिश इस बार एनडीए की रहेगी, क्योंकि सीएम का शपथ ग्रहण बहुत ही सादगी से हुआ। तो ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा इसको भव्य बनाने की तैयारी होगी, यानी कि एकजुटता का प्रदर्शन एनडीए मंत्रिमंडल विस्तार के समय में देगी और बड़े नेताओं का आगमन जो है वो संभव हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार के समय में। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, और पटना से रजनीश हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं अमितेश का। अमितेश, सीएम सम्राट का ये दिल्ली दौरा कितना अहम है, चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के खबरें लगातार चल रही हैं? निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण थॉट मारते हैं। तो जब वरुण गेंडवाल गृह मंत्री अमित शाह से जो उनकी मुलाकात होगी शाम 4 बजे के बाद मुलाकात की संभावना है। तो इस मुलाकात में मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चा होगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक मंत्रिमंडल की सूची पर और मंत्रियों के नामों पर आज अंतिम मुहर लग जाएगी। हालांकि एक शिष्टाचार मुलाकात होगी, क्योंकि पिछली बार जब आए थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली तो उस वक्त बंगाल चुनाव में व्यस्त थे अमित शाह, लिहाजा उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली मुलाकात उनकी होगी गृह मंत्री अमित शाह से। इसमें शिष्टाचार बातचीत भी होगी, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर के मुख्य रूप से चर्चा होगी। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चर्चा इस बात पर भी हो रही, जो 14 मंत्री पिछली बार थे बीजेपी कोटे के, जो नवंबर में जिन्होंने शपथ ग्रहण किया था, जो अब तक नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में थे, उसमें क्या कुछ परिवर्तन किया जाए, क्या कुछ लोगों के विभाग बदले जाएं, और बाकी जो 3 और मंत्री बनाए जाने हैं। एक नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो उनकी सीट खाली थी, इसके अलावा 2 और मंत्री बन सकते हैं जो 16 बीजेपी कोटे में आएंगे मुख्यमंत्री को लेकर के। तो निश्चित रूप से उसको लेकर के चर्चा चल रही है कि किस तरह से बाकी 3 लोगों में कौन कौन व्यक्ति को उसमें शामिल किया जाए। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चूंकि जब ड्राइविंग सीट पर बीजेपी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री से अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो निश्चित रूप से उनके विजन को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा, उन तमाम बिंदुओं पर एक अंतिम मुहर लगेगी जब अमित शाह के साथ मुलाकात होगी तो। लेकिन उसके पहले कई सारे और लोगों से शिष्टाचार मुलाकात होनी है। सुबह 10:15 बजे राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं उनसे मुलाकात होगी। इसके अलावा 11 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से, 11:30 बजे जीतनराम मांझी से, और नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनसे 1 बजे मुलाकात होनी है आज इनकी। शाम में फिर 6 बजे निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं उनसे, और 6:30 बजे जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मुलाकात होगी। तो लगातार दिन भर अलग अलग नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात होगी। और बिहार में नई सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद बिहार में किस तरह से डबल इंजन सरकार जो कही जा रही है, डबल इंजन की सरकार में विकास की गति को तेज रफ्तार देना है, किस तरह से तेज करना है, उसको लेकर के चर्चा जरूर होगी। मार्गदर्शन लेंगे सम्राट चौधरी तमाम नेताओं से। लेकिन मुख्य रूप से जो बातचीत होगी शाम 4 बजे के बाद, जो उनकी मुलाकात प्रस्तावित है गृह मंत्री अमित शाह से, उस मुलाकात में सरकार की रूपरेखा, मंत्रिमंडल की रूपरेखा सब कुछ तय हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, रुक करते हैं रजनीश की तरफ। रजनीश में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आज का दिन काफी अहम है क्योंकि देखिए बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और अब सबकी नजर है मंत्रिमंडल विस्तार पर। बहुत ही सादगी से शपथ ग्रहण कराया गया था सीएम का, और इसी बात को लेकर के लोग कह रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा इसको भव्य बनाने की तैयारी एनडीए कर रहा है। रजनीश। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए लगभग फॉर्मूला तय कर लिया गया है और ये तय है कि 6 मई को ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसको लेकर सीएम सम्राट चौधरी जो है दिल्ली रवाना भी हुए हैं। और आज की बैठक सही बात है कि बहुत मायने रखती है, क्योंकि आज मुलाकात के बाद जो है लगभग ये तय हो जाएगा अंदर खाने में कि कौन कौन लोग जो है मंत्री बन सकते हैं और किस नए चेहरे को जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुल मिलाकर ये कहें कि 15 अप्रैल को
सीएम सम्राट चौधरी के साथ साथ जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी हों या विजेंद्र प्रसाद यादव हों, दोनों जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने ही शपथ लिया था। कुल 3 चेहरे ही शपथ लिए थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि भव्य तैयारी है और कल के बाद ये तस्वीरें जो है सामने आ जाएंगी, क्योंकि राजभवन को पहले ही एक तरह से सूचना मिल जाएगी कि मंत्रिमंडल का जो है विस्तार होना है और इसको लेकर जो है क्या तैयारी हो सकती है। कुल मिलाकर ये कहें कि जो बदलाव की बात हो रही है तो जेडीयू से बहुत बदलाव नहीं होने वाला है। हालांकि कई नए चेहरे जो हैं शामिल होंगे, जो जानकारी मिल रही है। बीजेपी में कई नए चेहरे जो हैं शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ कई युवा चेहरे भी जो है बीजेपी हो या जेडीयू हो उसमें शामिल हो सकते हैं। बाकी आरएलएम हो, हम हो या एलजेपीआर हो, उसमें बहुत बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि 4 जो एक तरह से सीट है उस पर ही 3 पार्टियों को जो है शामिल किया जाना है। कुल मिलाकर ये कहें 16 में सीएम बीजेपी को, 16 और प्लस 1 मुख्यमंत्री बीजेपी और 16 और प्लस 2 डिप्टी सीएम जो है जो शामिल हैं उसमें 16 में ही शामिल हैं जेडीयू कोटे से। तो 16-16 का ये जो फॉर्मूला है ये तय हो गया है और अब नए चेहरे जो हैं वो भी इंतजार में हैं कि हम पहली बार जीत कर आए या दूसरी बार जो है हम जीत कर आए हैं, हमें मौका मिलता है कि नहीं। कई लोग जो है लगातार टकटकी निगाहों से इंतजार कर रहे हैं कि उनके नाम का जो है पर्चा खुल सकता है। हालांकि ये सम्राट चौधरी जब दिल्ली से लौटेंगे धीरे धीरे जो है चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि तय करना है पार्टी के शीर्ष नेताओं को। अमित शाह हैं या जेपी नड्डा हैं, तमाम लोग तय करेंगे और सम्राट चौधरी से राय जरूर लिया जाए, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अमितेश ने सही कहा कि ड्राइविंग सीट पर इस बार बीजेपी है और बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में बीजेपी को एक तरह से देखना है कि आखिर कौन से नए चेहरे जो हैं शामिल हो सकते हैं। और निशांत की बात अगर करेंगे जेडीयू में, तो निशांत की चाहत है कि कई नए चेहरे जो हैं, खासकर जो जेनजी हैं, उनको मौका मिले। तो कई जो नए विधायक जीत कर आए हैं वो भी इंतजार में हैं। इंतजार की घड़ियां जो है खत्म होगी, काउंटडाउन शुरू होने वाला है, क्योंकि 5 राज्यों का जो है एक तरह से कल फैसला हो जाएगा। जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला है कल मतगणना के बाद यह क्लियर हो जाएगा, जिस पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। और उसके बाद सीधे मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मंत्रिमंडल विस्तार में सब कुछ सामने होगा कि आखिर कौन नए चेहरे जो है मंत्री बनते हैं, किसके सर पर ताज मिलता है और बिहार का जो स्वरूप होगा मंत्रिमंडल का वो क्या होगा। लक्ष्मी, ठीक है, अमितेश की तरफ रुख करते हैं। अमितेश, देखिए आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ सम्राट चौधरी मुलाकात करने के लिए गए हैं आलाकमान से, और कल का दिन इसलिए अहम है क्योंकि कल कई राज्यों के चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं। तो ऐसे में कब माना जाए मंत्रिमंडल विस्तार, किस दिन संभव है? हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पहले से जो तय समय सीमा है 6 मई के आसपास बताई जा रही है। यानी पहले से तय यही था कि 4 मई को रिजल्ट आएगा, उसके बाद 6 मई के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन अभी सब कुछ कल के परिणाम पर डिपेंड करता है। कल चुनाव परिणाम आएगा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का। बीजेपी काफ़ी उम्मीद लगाए बैठी है कि असम और पुडुचेरी के अलावा इस बार बंगाल में भी उसको जीत मिलेगी। और जिस तरह का फीडबैक आया, जिस तरह का एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उससे बीजेपी खेमे में काफ़ी उत्साह है। तो चुनाव परिणाम आने के बाद उसके बाद पूरा शेड्यूल तय होगा। लेकिन ऐसे सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के कि मई के पहले हफ्ते में ही कैबिनेट कार्य सफल हो जाएगा। जेडीयू की तरफ से अपनी लिस्ट पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से सब कुछ तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी के चलते ही अब तक डिले हुआ है। तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जब दिल्ली आए हैं, एक उनकी मुलाकात जो अमित शाह से होनी थी, आज वो बैठक हो रही है, उस बैठक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो बाकी 3 नाम हैं, एक नितिन नवीन की सीट पर कौन मंत्री बनेगा, जो उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसका प्रभार बाकी मंत्रियों को दिया गया था उस वक्त। तो निश्चित रूप से एक मंत्री बनेगा नितिन नवीन की जगह और 2 और मंत्री बनेंगे। तो 3 कौन से नए मंत्री बनेंगे, इसमें सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा कौन डिलीवर करने वाला मंत्री होगा उसका भी ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जिस तरह से घोषणा की है, एक तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर के काफी सख्ती दिखा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करना है। दूसरा, जो 11 टाउनशिप बनाने की बात कही है, उनकी तरफ से इसकी घोषणा हुई है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कही जा रही है। तो किस तरह से विकास की रूपरेखा को आगे बढ़ाना है और किस तरह से विकास की धार को तेज करना है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें सम्राट चौधरी की भी सुनी जाएगी, चूंकि मुख्यमंत्री हैं। और उनकी जब बात होगी गृह मंत्री अमित शाह से, तो उसमें सब कुछ निकल करके सामने आ जाएगी बात कि किन किन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। क्या पहले जो 14 मंत्री थे, नवंबर में बने थे, उसमें कुछ बदलाव हो सकता है या फिर बदलाव नहीं होगा, उनके अलावा और 3 नए मंत्री रखे जाएं। तमाम जो बिंदु हैं उस पर चर्चा होगी गृह मंत्री अमित शाह के साथ। हालांकि इसके पहले भी कई राउंड की बातचीत हो रही है। विनोद तावड़े जो कि बिहार
बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, उनकी लगातार शीर्ष नेतृत्व से मीटिंग हो रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी भी पिछले हफ्ते ही दिल्ली पहुंचे हुए थे। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। उसके बाद पटना गए। पटना जाने के बाद उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से भी मुलाकात की थी। तो निश्चित रूप से जो एक मुलाकात का दौर चल रहा है, आपस में चर्चा हो रही है किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाए और किस तरह की रूपरेखा हो मंत्रिमंडल की, इसको लेकर के चर्चा का दौर जारी है। लेकिन अंतिम मुहर लगेगी अमित शाह के साथ, जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बैठक होगी, उसमें सब कुछ निकल करके सामने आ जाएगा। ठीक है अमितेश और रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन गतिविधियों पर नजर आप दोनों बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां शादरा इलाके के विवेक विहार में 4 मंजिला इमारत में देर रात भीषण आग लगी है। हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और आग रात करीब 3:30 बजे लगी है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने बालकनी के रास्ते कम से कम 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। लेकिन जानकारी के मुताबिक इमारत के अंदर कुल 8 फ्लैट हैं। पीछे की तरफ बने कुछ फ्लैट्स में अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ के लोगों का यह कहना है कि आग एसी में ब्लास्ट की वजह से हुई है और लगी है और फायर ब्रिगेड और दूसरी एजेंसियां जो है आग पर काबू पाने के लिए और लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। 14 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। भीषण आग शादरा के विवेक विहार का ये मामला है, जहां पर एसी में ब्लास्ट की वजह से आग लगी है और हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर फिलहाल मिल रही है। रात करीब 3:30 बजे आग लगी है। तो ऐसे में देखिए, जब गर्मी बढ़ती है तो एसी में ब्लास्ट की खबरें भी सामने आने लग जाती है। तो ऐसे में कोशिश यही करना चाहिए कि एसी को कुछ देर तक के लिए बंद करना चाहिए। एसी को कंटिन्यू चलाना कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। तो एसी जब बहुत ज्यादा देर तक चल जाए तो कोशिश करिए कि एसी को थोड़ी देर तक बंद कर दीजिए। फिलहाल ये विवेक विहार का जो मामला है बेहद ही ज्यादा गमगीन करने वाला मामला है। इसमें 10 से ज्यादा गाड़ियां आई हैं और कम से कम 20 लोगों को बालकोनी से फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियां लगा के निकाला है। लेकिन पीछे के जो ऊपर के टॉप फ्लोर के जो 2 फ्लैट हैं बैक साइड के, उसमें शायद लोग नहीं निकल पाए हैं। और ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी मिस्टेक है कि जो लोग निकल गए थे फ्रंट से, वो लोग अगर उनको फोन कर देते कि यहाँ आग लगी हुई है और वो आ जाओगे, कि 3:30 बजे के रात से आग लगी हुई है, तो शायद मुझे लगता है वो सोए रह गए हैं। तो शायद उनको फोन करके बोलना चाहिए था किसी को कि वो उठ जाएं या आ जाएं। मेरे को लगता है वो उनको कोई किसी। आज तड़के दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई और उसके बाद दिल्ली पुलिस और फायर विभाग ने वहां से कई लोगों को रेस्क्यू कराया। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डीसीपी शादरा आरपी मीणा साहब हैं। सर, किस तरह ये आग लगी, क्या जानकारी मिली है, कितने लोग घायल हुए, कितनों की डेथ हुई है? देखिए, इसमें आग का कारण तो अभी पता किया जा रहा है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे शायद एसी में शॉर्ट सर्किट का बता रहे हैं। बाकी एग्जैक्ट कारण तो बाद में पता लगेगा। उसके बाद में जो फ्रंट साइड में थे उन लोगों को तो तकरीबन रेस्क्यू कर लिया गया और 7-8 लोगों को मामूली जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया है और अभी 3 से 4 डेड बॉडी जो इसमें रिकवर की गई है और बाकी जो टॉप फ्लोर है उसमें तलाश कर रहे हैं। सर, ये डेड बॉडी यहीं से रिकवर हुई है, अस्पताल में डेथ हुई है उनकी, जो घायल जो उपचार के दौरान? ये तो अभी यहीं पे रिकवर हुई है। तो सर, अभी कोई फंसा है अंदर? सर, हाँ, अभी कोई नहीं फंसा, पूरी तरह काबू में है। कितने फ्लोर की बिल्डिंग थी सर, कितने लोग रहते होंगे? ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है। अभी इसमें कितने रह रहे हैं इसका पता कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटल 800 गज का एक प्लॉट है जिसमें 400 गज के फ्लैट्स बने हुए हैं, फ्लोर है, उसी में लोग रह रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल सर, ये जो डेथ हुई है ये कितनी उम्र के लोग हैं, क्या लोग हैं, कितने लोग हैं? अभी वो सर्टेन कर रहे हैं बातचीत करके और उसमें देखा जाएगा। थैंक यू। तो ये थे डीसीपी शादरा जो बता रहे हैं कि इस आग में कुछ लोगों की मौत हुई है और करीबन 14 से 15 लोगों को जो है रेस्क्यू भी कराया गया। स्थानीय लोगों ने भी यहाँ पर काफी मदद करी है लोगों को रेस्क्यू कराने में। फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।